आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। रिजल्ट इसका बहुत छोटा आएगा लेकिन समझने वाला बात होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक कंडक्टर है। तो हम पढ़े हैं कि कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या क्या होते हैं इसमें, तो पॉजिटिव आयंस होते हैं। प्लस का मतलब यहाँ पे दिखा रहा है पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयंस इसमें है। अभी हम पॉजिटिव आयन को ये जान गए कि इसके अंदर में पॉजिटिव आयन है। अभी हम इसको हटा देते हैं समझने के लिए, क्योंकि अभी हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली कहीं भी मूव करते रहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं। और इस तरह से जो मूव कर रहे हैं रेंडमली, इसको बोलेंगे, इस समय जो वेलोसिटी होगा इसके पास या स्पीड होगा उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल वेलोसिटी, थर्मल स्पीड बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। एक का स्पीड u1 है, u2 है, u3 है, u4 है, u5 है, u6 है, डॉट 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 बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो मान लेते हैं un है। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेंडमली मूव कर रहे हैं और सबका स्पीड हम लोग u1, u2, u3 मान लिए। इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये रेंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक बात। तो अगर अभी हम इनका एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, एवरेज स्पीड, तो होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un बाई n लिखेंगे हम। एवरेज का बात कर रहे हैं। तो अगर अभी आप एवरेज निकालिएगा इसका तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि मोशन क्या है, यहाँ पे रेंडम मोशन है। इसका डायरेक्शन हमको पता नहीं है, इसलिए सब एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए और हो कितना गया, ये जीरो हो गया। ठीक बात है। अब बात रहा कि जैसे ही हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई किए, पोटेंशियल अप्लाई किए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ क्या रहेगा, निगेटिव। इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर में, बाहर में दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ बनाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले इस जगह से, रेंडम वाला में बात बोल रहे हैं, मान लेते हैं यही वाला इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से चल के इधर जाना चाह रहा था। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के इधर जाना चाह रहा था। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में सेटअप हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चल के इधर जाना चाह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इस पे फोर्स लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते पर ना जा करके जहाँ इसको जाना था ऐसे मुड़ गया। ऐसे क्या हो गया, मुड़ गया। मतलब जाना था इसको इस रास्ते से और चला गया वो यहाँ पे, तो अपने जगह से क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। यही है हमारा ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन का। क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन कर रहे थे पहले, अब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो इधर फोर्स लगना शुरू हो गया। तो जो चीज ऐसे जाना चाह रहा था, फोर्स लगने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके कारण
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो जिस जगह पे जाना था अपने पाथ से डेविएट हो गया, इतना सा क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, इतना सा डेविएट हो गया। और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक आया, हम इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। अब इसी चीज का हमको वैल्यू निकालना है कि भाई यहाँ से यहाँ जो गया तो वो कितना होगा इसका ड्रिफ्ट स्पीड। समझ में आया बात? चलिए आते हैं आगे। अब क्या क्या कहानी है इसमें, इस बात को हम लोग समझ गए। दूसरा इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं जो कि यहाँ से इधर जाना चाह रहा था, इसको ले आते हैं बाहर। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस पर भी तो इधर फोर्स लगेगा, तो ये भी क्या हो गया, अपने रास्ते से थोड़ा डेविएट हो गया, मतलब जाना था इसको यहाँ, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये हो गया हमारा क्या, ड्रिफ्ट। ये हमारा क्या हो गया जी, ड्रिफ्ट हो गया। तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, कितना स्पीड के साथ ड्रिफ्ट हुआ होगा, कितना स्पीड से डेविएट हुआ होगा, इसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे। हम इसी का एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से जो रेंडम मोशन था, अच्छा देखिए तो यहाँ पे रेंडम मोशन था, वो एक डायरेक्शन में आने लगा। देखिए इसका भी ड्रिफ्ट, इस इलेक्ट्रॉन का भी ड्रिफ्ट इसी डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रॉन का भी ड्रिफ्ट इसी डायरेक्शन में। तब हम कहते हैं, क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं कोई कंडक्टर है यहाँ पे, ये एक कंडक्टर में जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, मतलब बैटरी जोड़ दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलना शुरू कर दिए, इस तरह से चलना शुरू कर दिए। देखिए सब का डायरेक्शन एक ही है। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा यहाँ वाला, जैसे कि मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहा था, तो ये भी डेविएट होके यहाँ आ गया, इसका भी डायरेक्शन क्या हो गया जी, ये वाला हो गया। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू कर जाते हैं, और हमको इसी ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू निकालना है। इसको निकालने के लिए कैसे कैसे एनालाइज करेंगे, आइए समझते हैं उसको। तो इसको निकालने के लिए हम कैसे कैसे समझेंगे, ये एक मेटल का कंडक्टर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर आया, इस इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट v1 मान लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सेटअप हुआ है, बैटरी जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा ही होगा, ऐसा ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा था, इधर शिफ्ट हो गया, ये हो गया v2। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इधर जाना चाह रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर चला गया, यहाँ क्या हो गया v3। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा था, ऐसे हो गया, ये कितना हो गया v4। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो v1 v2 v3 v4। अब इन्हीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड का जो एवरेज है, वही हमारा क्या होगा जी, ड्रिफ्ट स्पीड, उसको हम लोग बोलेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज, सबका एवरेज निकाल देंगे, सबका अलग अलग है, तो v एवरेज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2 v3 डॉट 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 vn बाई n, और इसी को हम लोग vd बोलेंगे। अब हम किसी तरह से v1 का, v2 का, v3 सब का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। यही तो हमको निकालना है कि कितना होगा ड्रिफ्ट स्पीड इसका। चलिए इसको समझने के लिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसमें समझना है, बहुत बात लिखना है हमको। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इधर आ रहा था, जब यहाँ से यहाँ आना था, रेंडम वाला बात कर रहे हैं, तो आने के क्रम में क्या होता है
कि पॉजिटिव आयन से जाके टकरा जाता है। ठीक बात है। अब टकराने के बाद फिर इधर चला गया, यहाँ गया तो देखते हैं यहाँ भी एक पॉजिटिव आयन पड़ा हुआ है, इससे टकरा गया। इससे टकराने के बाद इधर लौटा, यहाँ दिखा कि एक पॉजिटिव आयन है, यहाँ टकरा गया। फिर यहाँ दिखा पॉजिटिव आयन है, इधर जाके टकरा गया। मतलब कि यहाँ से जब चला है इलेक्ट्रॉन, तो रास्ते में मिल गए उसको पॉजिटिव आयन, जो शुरू में बताए थे कि मेटल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन है और जो बचा हुआ पार्ट है हमारा रिमेनिंग पार्ट मेटल का, वो क्या है जी, पॉजिटिव आयन है। तो यही सब पॉजिटिव आयन्स हैं यहाँ पे। जब चला इलेक्ट्रॉन तो जाके टकरा गया। ठीक है, अभी बैटरी नहीं जोड़े हैं, लेकिन जैसे ही हम बैटरी जोड़ेंगे, ये रहा हमारा बैटरी, हम इसको जोड़ दिए ऐसे करके। तो बैटरी जैसे जोड़ेंगे तो ये निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, जिसको चल के यहाँ आना था, वो थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ और यहाँ वाला पॉजिटिव आयन से टकराया। फिर यहाँ से चला ऐसे, इसको जाना था इस तरह से, ऐसे जाना था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतना ड्रिफ्ट यहाँ हुआ, इस बार ऐसे चला गया, यहाँ ड्रिफ्ट हुआ, यहाँ जाके टकराया। जो यहाँ पे टकरा रहा था तो अब जाके यहाँ पे टकराया, तो यहाँ स्पीड क्या हो गया, v1, यहाँ क्या हो गया, v2। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह से टकराते हुए अब पहले जो यहाँ टकरा रहा था, अब इस जगह पे आके टकराया। फिर यहाँ से चलना था, जो यहाँ पे टकराना था वो यहाँ जाके टकराया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस बीच में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ एक बार टकरा चुका है, यहाँ आया, तो इस बीच में यहाँ इस जगह पे नहीं टकराया है। तो मान लेते हैं नहीं टकराया और T1 टाइम तक चला बिना टक्कर के, इस बीच में कोई टक्कर नहीं पड़ी। फिर जब यहाँ से यहाँ तक का बात करते हैं तो मान लेते हैं कि T2 टाइम तक चला बिना टक्कर के, कोई टक्कर नहीं हुआ है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आके टकराया है, इस बीच में कोई टक्कर नहीं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कोई टक्कर नहीं, यहाँ जाके टकराया है। ठीक बात है। उसी तरह से आगे T2, T3, T4, T5। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर एक इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ T1 टाइम, यहाँ T2 टाइम, यहाँ T3 टाइम, यहाँ T4 टाइम अलग अलग टाइम पे टकराएगा? दो कोलिजन के बीच का टाइम अलग अलग होगा क्या? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयंस कहाँ है हमको ये पता नहीं है। आयंस अगर रेगुलर मैनर में सजे होंगे एकदम एक जैसा, जितना दूरी पे यहाँ पे उतना ही दूरी पे आगे, तब हो सकता है कि टाइम का वैल्यू सेम हो जाए। लेकिन अगर आयंस अलग अलग जगह पे सजे हैं, दूरी उनके बीच का कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो क्या होगा, टाइम का वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम मान के चलते हैं कि अलग अलग है, सेम भी होगा तो रिजल्ट यही आएगा, उससे अंतर नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं इन सभी टाइम का एवरेज, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो इसको बोलेंगे टाउ। क्या पढ़ते हैं? टाउ पढ़ते हैं। ये है क्या? देखिए, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ टकरा चुका था, फिर जाके यहाँ पे टकराया। इस बीच में तो इलेक्ट्रॉन नहीं टकराया, इस बीच में तो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स है, तो ये एक तरह से रिलैक्सेशन टाइम है। फिर यहाँ से यहाँ के बीच में तो कोई टक्कर नहीं हुआ, यहाँ टक्कर हुआ, यहाँ टक्कर हुआ, इस बीच में तो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होके चला, तो यहाँ का रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर से क्या मिलेगा हमको, रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब दो सक्सेसिव कोलिजन या दो कंसेक्यूटिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम।
तो ये जो टाइम निकाल रहे हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट डॉट Tn, ये क्या है? ये एवरेज है किसका? रिलैक्सेशन टाइम का। इसलिए इस टी का, इस टाउ का जो नाम है, इसका नाम है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। कैसे? क्योंकि यहां से जो काला वाला जो दिखाया गया, ये ब्लैक वाला, इसमें जो इलेक्ट्रॉन चल के आया है वो तो थर्मल स्पीड था। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो जल्दी से आके टकरा जाएगा। जल्दी से आके टकरा जाएगा, इसका मतलब क्या है? टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये टाउ है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि टाउ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है जी? टेम्परेचर होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। ठीक बात है। एक और क्वेश्चन है, देखिए, शुरू में जब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ पे आ रहा था, ऐसे स्ट्रेट पाथ पे आ रहा था, स्ट्रेट पाथ से जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम बैटरी जोड़े, जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी जोड़े हैं, इलेक्ट्रॉन क्या किया? अपना पाथ जो है ना चेंज कर लिया, कर्व वाला पाथ कर दिया। तो क्वेश्चन कहता है कि जब कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेंडम हो रहा हो, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, तब इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट पाथ है। लेकिन जैसे ही करंट हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन का पाथ देखिए थोड़ा सा जो है ना कर्व वाला हो गया। तो पाथ कैसा होगा? यहाँ पे रास्ता कैसा होगा इलेक्ट्रॉन के चलने का? तो इलेक्ट्रॉन के चलने का जो पाथ हो गया यहाँ पे पैराबोलिक हो गया, कर्व पाथ हो गया। कर्व पाथ में कैसा पाथ होता है? पैराबोलिक होता है। ठीक बात है। यहाँ तक जब हम समझ गए हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और एक फैक्टर है इस पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, कि कैसा मटेरियल। जो अभी चीज हम समझाए जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा था, उसको समझने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसको एक बार हम अलग अलग बना के दिखा देते हैं। देखिए, ये वही कंडक्टर है जो पिछले स्लाइड में हम बनाए थे। इसमें हम बैटरी नहीं जोड़े तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे चल रहा है, सीधा यहां से यहां आया, यहां टकराया, इधर जाना था इसको, फिर यहां टकराया, इधर चला गया, फिर यहां टकराया, इधर चला गया। तो देख क्या रहे हैं कि अभी बैटरी नहीं जोड़े हैं तो कोई करंट तो नहीं फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, स्ट्रेट पाथ है यहाँ पे, स्ट्रेट पाथ। लेकिन जैसे ही हम इसमें बैटरी जोड़े, पोटेंशियल अप्लाई किए, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, हम ऊपर यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट पाथ पे आ रहा था, उस पे फोर्स लगा, वो ऐसे चल के यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट हो गया, अपने जगह पे यहाँ आना था, यहाँ आ गया। तो देखिए पहले जो पाथ था, रास्ता था, वो स्ट्रेट पाथ था, लेकिन अभी क्या हो गया? कर्व पाथ हो गया। यही समझाना चाह रहे थे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब यहाँ पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इसको खींच करके इधर ला रहा है, तो इसके चलते ये पाथ कैसा हो गया? तो देखिए जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अभी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, I बराबर 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें कितना है? 0 है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं, तो करंट तो चलने लगा, करंट तो होबे करेगा इसमें।
लेकिन करंट अगर जो हुआ है यहाँ पे उसमें देखिए कि अब इलेक्ट्रॉन का तो पहले जो पाथ था ये वाला वो चेंज हो करके अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन कर्व पाथ चला है, फिर यहाँ आके टकराया, फिर ऐसे कर्व पाथ चला, यानी कर्व वाला पाथ चल रहा है। लेकिन इतना सा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है जी, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब अपने रास्ते पे जो आना था बैटरी के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ उसके कारण ये क्या हो गया, अपने पास से डेविएट हो गया। यहां तक अब आते हैं हम लोग कि ये तो समझ गए कि कैसे होता है। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड, इसको हम लोग बोलते हैं VT, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले समझते हैं यहाँ पे कि जो कंडक्टर है इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सेटअप हुआ, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा, F बराबर Q इंटू ई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, माइनस चार्ज। तो एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहते हैं तो माइनस E इंटू ई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू E इंटू ई बाई कितना हो गया, तो हम तो पढ़े हैं इक्वेशन V बराबर U प्लस AT, पढ़े कि नहीं पढ़े। अगर यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ भी वेक्टर और यहाँ भी वेक्टर लगाना पड़ेगा हमको। तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है, ये इनिशियल स्पीड है, कितना टाइम तक एक्सेलरेशन लगा, और ए क्या है, उसका एक्सेलरेशन है। सारे इलेक्ट्रॉन पर तो इतना ही एक्सेलरेशन लग रहा है। यहाँ वाले भी पूछेंगे कितना एक्सेलरेशन, तो यही वाला। यहाँ वाले पूछेंगे कितना एक्सेलरेशन, तो यही वाला। सारे पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, तो सारे पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन याद कीजिए जब हम पढ़ रहे थे इससे पहले वाले में क्या था, वहां पे अलग अलग टाइम था। एक का टाइम T1 था, दूसरे का टाइम क्या था, T2 था, T3 टाइम था, जो कि हम लोग एवरेज निकाले थे टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो उसमें टाइम तो अलग अलग था। तो अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इनिशियल स्पीड उसका, जिस समय बैटरी कनेक्ट नहीं था। अब लिखेंगे E इंटू ई बाई एम इंटू क्या लिखेंगे, T1। अगर हम V2 निकालेंगे तो लिखेंगे U2 E इंटू ई बाई एम इंटू क्या हो गया, T2। V3 निकालेंगे तो U3 E इंटू ई बाई एम इंटू कितना हो गया, T3। इस तरह से अगर हम Vn निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, UN माइनस E इंटू ई बाई एम इंटू कितना हो जाएगा, Tn हो जाएगा। तो हमको V एवरेज निकालना था, तो क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn बाई एन। अब हम इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो U1 माइनस माइनस E इंटू ई बाई एम इंटू T1, U2 E इंटू ई बाई एम T2, प्लस U3 E इंटू ई बाई एम T3। ऐसे लिखते जाएंगे हम लोग, बाई क्या लिखेंगे, N।
अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 un माइनस e इंटू ई बाई एम t1 प्लस t2 प्लस t3 tn। इसमें भी इस n से डिवाइड करते हैं, इसमें भी डिवाइड करते हैं। ये याद कीजिए क्या था, इनिशियल एवरेज स्पीड जिसका वैल्यू कितना बोले थे हम लोग, 0। क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन हो रहा था इनिशियली, जब बैटरी कनेक्ट नहीं था तो इसका वैल्यू तो 0 आया था। इधर लिखेंगे e इंटू ई बाई एम और इसका वैल्यू कितना आया था, टाउ आया था। और इसी को क्या लिख दिया था हम लोग, ड्रिफ्ट स्पीड। तो वी डी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई बाई एम इंटू क्या हो गया, टाउ। तो ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू क्या हो गया, टाउ। जहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, और टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम सबका अलग अलग था, T1 T2 T3, लेकिन हम एवरेज जब निकाले तो कितना आया था, उसको हम टाउ बोले थे। तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो किसके लिए है, ड्रिफ्ट स्पीड के लिए है। अब आते हैं इसमें कि ड्रिफ्ट स्पीड किस पे डिपेंड करेगा। देखिए तो ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। स्पीड का जो फॉर्मूला है वो देखिए, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, सिर्फ इसके मान का, तो कितना होगा, ई इंटू ई बाई एम इंटू कितना हो गया, निगेटिव साइन खत्म। तो ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड किस किस चीज़ पे कर रहा है। पहला बात कि रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टाउ जो है वो डिपेंड करता है किस पे जी, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर के घटने बढ़ने से ये बदलेगा, और इसके बदलने से कौन बदलेगा, ड्रिफ्ट स्पीड बदलेगा। इसका मतलब है कि अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। अब मान लेते हैं कि टेम्परेचर आप बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, घट गया। टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया, और ये घट गया तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक बात है। दूसरा चीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, भी डिक्रीज किया, कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देख रहे हैं, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर टाउ कांस्टेंट है तब। और टाउ कब कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तब। यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा जब टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्या क्या बोले हम यहाँ पे कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसका एक्सप्रेशन ये आया। अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। देख रहे हैं क्या कि हमको पता है कि ये टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये डिपेंड करता है किस पे जी, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये घटेगा, तो ये भी क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमको दिखा कि वी डी ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये भी कांस्टेंट है तो अगर टेम्परेचर ये कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड। और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट होगा, यानी कि वी डी
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर के कांस्टेंट हो जाने से टाउ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वी डी इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू क्या हो गया, टाउ। अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, इसका लेंथ अगर एल लेंथ का कंडक्टर है और इसको भी वोल्ट से जोड़ते हैं तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होता है कितना होता है, V बाई एल होता है। तो अगर हम ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूला में E बाई एम हो गया और इसको लिख दिए V बाई एल इंटू क्या हो गया, टाउ। तो वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम, ये पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा V, कंफ्यूज नहीं होना है कि V और वी डी तो लिखा हुआ है ड्रिफ्ट स्पीड, तो V यहाँ पे हमारा क्या है जी, बैटरी का पोटेंशियल, मतलब इसके दोनों पॉइंट के बीच का क्या है जी, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई फिक्स लेंथ है, अभी बैटरी यहाँ पे मान लेते हैं कि 12 वोल्ट का लगा है, आगे चल के हम 20 वोल्ट का लगा दिए, लेंथ तो हम नहीं बदले लेकिन वोल्टेज को बदल दिए, तो देख रहे हैं क्या कि लेंथ तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वेलोसिटी, ये पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कब, जब लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा तब। और क्या क्या बात है इसमें, ये जो ड्रिफ्ट स्पीड आया है वी डी इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू क्या, टाउ, ये एक कांस्टेंट स्पीड है। ये कांस्टेंट स्पीड है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो एक्सेलरेशन आया था, हर इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन लग रहा था, तो एक्सेलरेशन जो लग रहा था उस एक्सेलरेशन के चलते तो वेलोसिटी को बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन जहाँ आता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही तो है कि जब जब वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टाउ है इसी का कमाल है कि आप जो ये फॉर्मूला पढ़े हैं, ये वाला V बराबर U प्लस ए टी, इसमें ये जो T है ये क्या है कि कितना देर तक एक्सेलरेशन लगा, कितना टाइम तक एक्सेलरेशन लगा, इस पे डिपेंड करता है ये। लेकिन इस फॉर्मूला में कहीं पे ये वाला टाइम नहीं है, ये टाइम है ये T, ये रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ये एक कांस्टेंट स्पीड है ड्रिफ्ट स्पीड। समझ में आ गया बात, आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड जब समझ में आ गया, पास मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी होता है म्यू बराबर ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका डायमेंशन खुद से निकालिएगा। एनसीईआरटी का जो बुक है उसको जब पढ़ते हैं हम लोग, तो लास्ट के पेज में जब एक्सरसाइज खत्म होता है तो देखिएगा बहुत सारे क्वांटिटी का लिखा रहता है वहाँ पे डायमेंशन। वो डायमेंशन ऐसे लिखा हुआ है कि आप उसको छोड़ दीजिए, उसको पढ़िएगा। मतलब उस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, या जो नया क्वांटिटी आया है, जैसे कि मोबिलिटी आया नया क्वांटिटी, तो उसका क्या है कि डायमेंशन दिया हुआ है। आप 11th में सोचिएगा कि 11th में हम मोबिलिटी का डायमेंशन पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, वहाँ पे समझाना ही मुश्किल होगा, क्योंकि आपको उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं रहता है, ड्रिफ्ट स्पीड पता नहीं रहता है, तो कैसे निकाल पाइएगा, इसलिए वहाँ पे नहीं बताया जाता। लेकिन 12 में तो वो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, और डायमेंशन निकाल के देखिएगा एक बार ईमानदारी से कि क्या इसका डायमेंशन आ रहा है, तब मैच कीजिएगा वहाँ पे देख करके कि आपका सही बना कि नहीं बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब आप अपना एनसीईआरटी पढ़िएगा तो दोनों में ड्रिफ्ट स्पीड के एक्सप्रेशन में अंतर है।
एक जगह ड्रिफ्ट स्पीड लिखा हुआ है वी डी इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, और एक जगह लिखा हुआ है ई इंटू ई बाई 2m इंटू क्या टाउ, ये भी लिखा हुआ है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है, इसका कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो ये ड्रिफ्ट स्पीड का जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है, इसमें बहुत सारा एजम्पशन लगाया गया है, और एजम्पशन ऐसा नहीं है, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा करके हम लोग, एकदम क्वांटम लेवल पे जा करके हम लोग एक तरह से लगाए हुए हैं इसमें एजम्पशन। तो कोई एजम्पशन लेगा अलग टाइप का, तो उस एजम्पशन के अनुसार ये वाला रिजल्ट आएगा, और कोई एजम्पशन थोड़ा लगाएगा तो ये वाला आएगा। हम ये वाला लगा के इसलिए बताए क्योंकि हमें एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं अगर, तो ये वाला रिजल्ट हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, एक बार